फिजिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर मिलता ही है। R टू R, यहां का डबल रेजिस्टेंस हो, कैसा सर्किट है ये? इनफाइनाइट। बोलिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहां का डबल लिखा हो तो आंसर क्या देंगे आप? बातें ना करें, डबल वाला। यहां का डबल लिखा हो, इनफाइनाइट सर्किट हो, यहां पर डबल लिखा हो तो आंसर आपको डबल वाला देना है। जैसे यहां 1 है, यहां 2 है, बोलिए क्या आंसर आएगा? यहां का डबल है तो आंसर डबल वाला देना है। तो RAB 2, यहां पर टू लिखा है, यहां 4 लिखा है, बोलिए क्या आंसर आएगा? 4। तो याद क्या रखना है? यहां का डबल लिखा हो तो आंसर डबल वाला होगा। अगर दोनों सिमिलर हो, एक जैसे हो दोनों, इनफाइनाइट सर्किट हो, बताइए क्या आंसर आएगा? तो याद रखेंगे √5+1 अपॉन 2 इंटू R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, इनफाइनाइट सर्किट है, जिनको हमने डबल टिक किया है उनको आप याद रखना। √5+1 अपॉन 2, R की जगह हमने क्या रख दिया? 1। अगर ये 2 है, जिन पे डबल टिक कर रहे हैं उन्हें याद करना है। ये भी 2, ये भी 2, अप टू इनफाइनाइट, +5 अपॉन 2,
इंटू आर, आर की जगह 2 रख दिया, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। याद क्या रखना है आपको? √5+1/2 इंटू आर, आर आर, और यहां का डबल होता तो डबल वाला आंसर हो ही जाता। जब डबल था तो आंसर डबल वाला दे दिया था। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ जाएं बेटा, गिट ला, आगे बढ़ जाएं। अगर ए आर है, ए भी आर है और ये भी आर है, एक बात और याद रखना, सर्किट के आंसर कभी भी 0 और इनफाइनाइट नहीं आते। तो ऑप्शन में इनफाइनाइट सर्किट का एक ऑप्शन वो इनफाइनाइट दे देते हैं। ये देखिए, इसका आंसर याद रखेंगे आप, √3+1 इंटू आर, √3+1 इंटू आर। अगर ये भी 1 है, जिन पे डबल टिक कर रहे हैं वो ही याद रखना। डबल टिक मतलब याद करना है। ये देखिए, आर की जगह कितना रखेंगे अपन? 1। आर की जगह 1, आर की जगह रख दिया हमने 1। अगर आर की जगह हम 2 रख दें तो जब तीनों जगह 2 लिखा आएगा तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे? 2। आर की जगह हमने लिख दिया √3+1 इंटू, जरूरत पड़ेगी तो हम √3 की वैल्यू भी रख देंगे। जिन पे डबल टिक किया गया है वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। आगे बढ़ जाएं। कभी कभी आप लोगों को एक ट्रायंगल बना आता है, अगर उसमें एक जैसे रेजिस्टेंस है, एक जैसे, तो इसका भी आंसर आप लोग याद रख लेना। पहले हमने सॉल्व करके बताया है 2R/3। ये डबल टिक कर दिया मतलब इसको याद कर लेना। अगर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बोलिए आंसर कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो 2R/3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए 2। कभी कभी वो इसमें करंट पूछेंगे,
बैटरी लगा देंगे, करंट पूछेंगे। तो करंट निकालने का तरीका क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। V 40 है, 2R/3 अप्लाई कर दें। R कितना है? 12। कितना आ गया? 5 एम्पियर। आगे बढ़ना होगा। समझ में आ गया? फॉर्मूला क्या है अप्लाई कर रहे हैं? 2R/3। ये 2R/3 पर हमने डबल टिक कर दिया। एक जैसे होंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा। बताइए इसका कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बोल दीजिए कितना हो जाएगा ट्राइंगल का? इसका तो हमें याद है 2R/3। और ये सीरीज में कनेक्ट है R, और ये आर भी कैसे कनेक्ट है? क्या ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं? पता कैसे पड़ता है सीरीज में कनेक्ट का? सब में एक ही करंट जाता है, सब में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल। सीरीज में लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? सम ऑफ ऑल। हमें पता कैसे पड़ जाता है कि सीरीज है? आर ए बी को बोलते क्या है? ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस between A and B, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। बढ़ जाएं आगे। सीरीज में लेंथ बढ़ती है इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है। श्रेणी संयोजन, इसको क्या कहेंगे अपन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध। अब आप बताइए अगर एन आइडेंटिकल होंगे आप ऐसा बोल पाएंगे बेटा सम ऑफ ऑल, सबका योग?
अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो कितना आएगा बताइए? ये भी R है, सीरीज में लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अपन क्या कहें? इफ n आइडेंटिकल resistances, if n identical resistances are connected in series, then equivalent resistance, यदि n एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि n एक समान प्रतिरोध, यदि n एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध, क्या कहोगे? तुल्य प्रतिरोध बोलिए। एनआर बोल पाएंगे? और इस सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अपन इसको आर मैक्स बोले। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर दो एक जैसे रास्ते हों, पैरेलल में हो, तो क्या होगा? तो रास्ते ज्यादा होंगे, सीरीज में एक ही रास्ता होता है तो रुकावट बढ़ जाती है। पैरेलल में हमारे पास रास्ते ज्यादा हैं, पैरेलल में घर पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कैसे कनेक्ट होते हैं? तो याद रखना, पैरेलल। एक जैसे दो रास्ते, अगर गवर्नमेंट ने एक जैसे दो रास्ते बना दिए हैं तो रुकावट आधी हो जाएगी, और एक जैसे n रास्ते हैं, if n identical resistances, are connected in parallel, if n identical resistances are connected in parallel, then equivalent resistance, क्या इसके साथ मिनिमम वर्ड लगा दिया जाएगा? मिनिमम वर्ड लगा दो। इसके साथ कौन सा वर्ड लगाएंगे? मिनिमम। यदि n एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? R/N। तो अगर हम सीरीज और पैरेलल की बात करें, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम NR n²,
पैरेलल में रास्ते ज्यादा होते हैं, रास्ते ज्यादा, रुकावट कम। याद रखना, कम का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन सम। जब भी होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, आंसर आएगा कम से भी कम। जब भी होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, आंसर आएगा कम से भी कम। आगे बढ़ जाएं, थोड़ा फास्ट नोट करें, नोट सभी बालक बनाएंगे। जब भी होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, आंसर आएगा कम से भी कम। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो R1 से भी कम, R2 से भी कम। जैसे इन सब में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालें। तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर दें, आंसर कम से भी कम आएगा। कितना आया? 3। कम से भी कम, R1 से भी कम, R2 से भी कम। फॉर्मूला क्या लगाया गया है? तो रास्ते ज्यादा, कम का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। आगे बढ़ना होगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ is based on conservation of charge। किरचॉफ का प्रथम नियम, आंसर क्या देंगे? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण पर याद रखेंगे R4 रो 2, R4 रो 2। R4 बातों पर डिपेंड है, लेंथ,
एरिया, एरिया में रेडियस और डायमीटर अपने आप आ जाते हैं। मटेरियल और टेम्परेचर। रो दो बातें होंगी, मटेरियल और टेम्परेचर। आर क्या है? आर क्या है? आर बराबर रेजिस्टेंस, रो इनके इसके नाम है दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। एक और नाम देख लीजिए, रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता। क्या रो लेंथ और एरिया पर डिपेंड है? नहीं, तो कहेंगे रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड लेंथ एंड रेडियस। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता लंबाई व त्रिज्या पर, प्रतिरोधकता लंबाई व त्रिज्या पर, प्रतिरोधकता लंबाई व त्रिज्या पर निर्भर नहीं है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। प्रतिरोधकता पदार्थ व ताप पर निर्भर है, पदार्थ व ताप पर निर्भर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर है? पदार्थ पर व ताप पर। नोट्स बनाते जाएं सभी बालक और याद भी करते जाएं। नोट्स भी बनाएं और याद भी करें। नोट्स भी बना लें, याद भी कर लें। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पहले उससे पहले टेम्परेचर देखें, पूरा टेम्परेचर लिख लें। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एम फॉर क्या बोलेंगे? मेटल, धातु। ये मेटल क्या होती है? जिसमें चार्ज चलता है, उसका नाम होता है कंडक्टर, चालक। सबसे बढ़िया चालक कौन है? सिल्वर। इनमें ही ओम्स लॉ अप्लाई होता है। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर प्रतिरोध। एक और आर आ रहा है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। एरो ऊपर कर दो, एरो ऊपर कर दो। इससे समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का आरओ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का आरओ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का आरओ बढ़ता है।
लेकिन जैसे ही हम सेमीकंडक्टर लिखें, क्या आपको सेमीकंडक्टर में ऐसा ही नजर आया? बोलो, क्या आपको सेमीकंडक्टर में ऐसा ही नजर आया? सिलिकॉन ऐसा ही नजर आ रहा है। और जब भी सिलिकॉन आएगा साथ में जर्मेनियम नजर आएगा। सिलिकॉन के साथ कौन आता है? साथ में जर्मेनियम। और जर्मेनियम को लिखते हैं Ge से, और जी में नजर आएगा आपको घी। जर्मेनियम में आपको क्या नजर आएगा? जर्मेनियम में आपको घी नजर आएगा। याद रखने के लिए। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घी की रुकावट कम, जैसा आर वैसा रो। और अगर घी को ठंडा कर दें, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, यानी कोल्ड कर दें, ठंडा कर दें, टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापक्रम घटता है, तो घी को फ्रिज में रख दो, आरओ बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी। क्या ओम्स का लॉ केवल कंडक्टर में अप्लाई होता है? हाँ, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ml, यहां से रो का फॉर्मूला बना लो। क्या रो के फॉर्मूले में लेंथ और एरिया आ रहा है? नहीं आ रहा। रो के फॉर्मूले में लेंथ और एरिया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। R प्रोपोर्शनल L। एक बात याद रखना, लेकिन ऐसा दिया जाए व्हेन वायर इज स्ट्रेस्ड, व्हेन वायर इज, जब तार को खींचा जाता है तो आप क्या कहेंगे? लंबाई और त्रिज्या। आगे बढ़ जाएं। जब वायर को खींचा जाता है तो याद रखना R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर कर दिया, और ये पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। I बराबर Q अपॉन, यहां से चार्ज के बारे में बात कीजिए। I को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? आवेश, आवेश। लेकिन करंट डेंसिटी, धारा घनत्व तो कैसी क्वांटिटी है? बोलिए। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश। क्या समान विभव पर धारा प्रवाह हो सकता है? यहां पर लिखना पड़ेगा सेम पोटेंशियल
समान विभव V1 बराबर करंट चार्ज डज नॉट फ्लो, धारा आवेश प्रवाह नहीं। पूछा जाता है कब करंट का फ्लो नहीं होता, सेम पोटेंशियल पर, समान विभव पर धारा का प्रवाह नहीं होता। आगे बढ़ना होगा। वन कूलम 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम, 1 कूलम 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम। 1 वोल्ट, बोलिए 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट 1 फेरेड 9 10 11 9 10 11 स्टेट फेरेड। याद रखना, जो स्टेशनरी चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड, क्या कहेंगे आप, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आंसर क्या देंगे, केवल विद्युत क्षेत्र। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मूविंग हो, मूविंग में एम वर्ड आ गया, मोशन आ गया, यानी मैग्नेट आएगा। आगे बढ़ जाए। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात याद रखना, एक सोप बबल को चाहे पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, उसका आकार बढ़ता है। साबुन के बुलबुले को चाहे धनावेश दें चाहे ऋणावेश दें, उसका आकार बढ़ता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो आप क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81, 80 भी दिया जा सकता है। जल का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इनफाइनाइट, धातु का परावैद्युतांक अनंत। धातु का परावैद्युतांक, आगे बढ़ना होगा। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कोई हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है,
ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्ज जाएगा क्या? नहीं। इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? सेंटर पर पोटेंशियल कितना सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल या होलो कंडक्टर, इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के अंदर, गोलीय चालक के अंदर, गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। और विभव, अगर विभव पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के अंदर भी V इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियत कितना होगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 के कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेना, Q/R। और इसके साथ एक शब्द लिख देंगे कांस्टेंट सेंटर टू सरफेस, केंद्र से सतह तक नियत। क्या इसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा? समविभव पृष्ठ, तो प्रत्येक पॉइंट पर भी इक्वल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हम इसके सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे? हाँ बोल देंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। आगे बढ़ना होगा। समविभव पृष्ठ पर चार्ज को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 0। वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ पर आवेश को घुमाने में, आवेश को घुमाने में किया गया कार्य और समविभव पृष्ठ से बल रेखाएं कितने पे निकलती हैं? 90 पर। तो एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस and electric line of force, समविभव पृष्ठ व विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण 90। एक्सियल पोजीशन में फील्ड इक्वेटोरियल का डबल होता है। आगे बढ़ जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल
द्विध्रुव के कारण तीव्रता, अक्षीय स्थिति, तो पॉइंट कहां पर है? एक्सिस पर। तो एक्सियल पोजीशन में फील्ड लिख लेना 2p अपॉन r क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें ये माइनस क्यू, ये पॉइंट है, कितना आएगा? दोनों का रेशियो अगर हम मैग्नेट के कारण कहें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक्सियल में कितना आएगा? 1/4πε0 की जगह और बात जब इक्वेटोरियल की होगी तो एक्सियल में फील्ड इक्वेटोरियल का डबल है। एक्सियल में फील्ड इक्वेटोरियल का डबल है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगनी है। आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन 0। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव 0। देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पॉइंट पर इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, कितना आया? क्या ई 0 होगा? नहीं, ई किसी भी स्थिति में 0 नहीं है। आगे बढ़ना होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान, एक ही लगेगा, एक समान समरूपी क्षेत्र, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क बराबर P sin थीटा। ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में ई को एंड में लिखना,
P क्या है? डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डिबे किसका यूनिट है? बोलिए। डिबे इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डिबे विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक है। और डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, वेक्टर सदिश राशि। टॉर्क कम मैक्सिमम होगा तो याद रखना थीटा इज इक्वल टू 90। और यूनिफॉर्म में नेट फोर्स कितना होगा? 0। ओनली टॉर्क, तो क्या लिखेंगे? इन यूनिफॉर्म फील्ड ओनली टॉर्क बट नो फोर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही होता है इसको। इन यूनिफॉर्म फील्ड ओनली टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। और इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड both force and torque acting on dipole। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। एक समान क्षेत्र में एक समान या समरूपी क्षेत्र में द्विध्रुव पर केवल बल आघूर्ण किंतु कोई बल नहीं, नेट फोर्स केवल बल आघूर्ण लगता है। लेकिन असमान क्षेत्र में क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहे हैं? ये तो आता ही है। असमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल व बलागुण दोनों लगते हैं। बल व बलागुण दोनों लगते हैं। बल व बलागुण दोनों लगते हैं। अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन कितना होगा? और अगर मैग्नेट की बात करें, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक समान बातें ना करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबक पर लगने वाला बलागुण टॉर्क बराबर एम बी, यहां बी को बाद में ही लिखना। थीटा इज इक्वल टू 90 पर टॉर्क मैक्स। कभी पूछा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, तो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं डिफरेंशियल करके। बल आघूर्ण में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल करके, और डिफरेंशियल से साइन कॉस में बदल जाएगा, तो थीटा बराबर 0 पर आंसर बदल जाएगा आपका। रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0। बल आघूर्ण में परिवर्तन की दर, बल आघूर्ण में परिवर्तन की दर अधिकतम थीटा बराबर 0। तो बलागुण में परिवर्तन की दर कब अधिकतम होगी, तो थीटा बराबर 0। आगे बढ़ना होगा। टॉर्क मैक्सिमम होगा 90 पर। जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, जैसे ये है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिंगल टर्न है और इसमें एन टर्न है। ये भी मैग्नेट की तरह कार्य करती है। तो क्या लिखेंगे, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेट। मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं। धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली एक चुंबक की तरह, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पूछा जाता है कैसे व्यवहार करती है, चुंबक की तरह या चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबक के पास कितने पोल हैं, 2। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट याद रखेंगे INA। ये M इज इक्वल टू IA। बताइए यहां से यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। IA का यूनिट, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ना होगा। If magnet is bent in the form of semicircle, यदि चुंबक को अर्धवृत्त के रूप में, यदि चुंबक को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिक्रीजेज। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट
डिक्रीज, चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुवागुण घट जाता है। कितना हो जाएगा बोलिए? 2m/π। तो अगर मैग्नेट को सेमी सर्कल के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 2m/π। अगर एक मैग्नेट को सेमी सर्कल के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है 2m/π। आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। देखो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पूछा जाता है। बाहर N to S, अंदर S to N। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं, बातें ना करें, चुंबकीय बल रेखाएं आउटसाइड बाहर, इनसाइड S to N। और ये कैसी हैं? कंटिन्यूअस, सतत। और कैसी हैं? क्लोज्ड, बंद। हमने आपको याद रखने की बताया था। शानदार, शानदार में अंदर कैसे चलती है? शान से, S to N। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पूछा जाता है, मैग्नेट के अंदर कैसे चलती हैं? साउथ टू नॉर्थ, अंदर, दक्षिण से उत्तर, और बाहर उत्तर से दक्षिण। क्या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं, क्योंकि फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। कितना कहेंगे आप? BIL sin थीटा। इसका भी वेक्टर फॉर्म लिखना है तो B को कहां लिखोगे? बाद में। E को एंड में लिखा था, B को बाद में। अगर थीटा 0 हो जाए तो फोर्स 0। यहां से फोर्स का यूनिट न्यूटन, BI का यूनिट एम्पियर और लेंथ का यूनिट, तो B का जो यूनिट आ रहा है यहां से न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसका एक और यूनिट टेस्ला और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। B क्या है? B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके CGF यूनिट V के गॉस और ये कैसे यूनिट है?
सीरीज। एम की ऐसी यूनिट 3 याद रखेंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर किसका यूनिट है बोलिए? वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर किसका यूनिट है? वेबर यूनिट है चुंबकीय फ्लक्स का। तार की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। देखो F बराबर बिल साइन थीटा, फोर्स का डायमेंशन, I का एम्पियर। तो याद रखना B के डायमेंशन में L नहीं, B के डायमेंशन में L नहीं आता। B के डायमेंशन में L नहीं आता। अगर हमने एक L लेंथ का वायर लिया और इससे सर्कल बना दिया तो याद रखना IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई। और अगर हमने इससे स्क्वायर बना दिया तो अपन कहेंगे कौन ज्यादा है बोलो? सर्कल ज्यादा है कि स्क्वायर ज्यादा है? M कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डायरेक्शन S to N। M है क्या? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। M क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हमने ये तार लिया, ये तार है और ये आर है। तार में छुपा है आर। म्यू नॉट की वैल्यू तो आप जानते हैं, विद यूनिट याद रखेंगे इसको, हेनरी अपॉन मीटर। और अगर अपन ने सर्कुलर कॉइल ले ली, म्यू नॉट आई अपॉन सर्कल में क्या आता है? D 2R। पाई नहीं आता, इसमें आएगा डायमीटर। और अगर सेमी सर्कल दें तो आप क्या कर दें? आधा कर देना इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। यानी रेडियस या डायमीटर सर्कल के लिए आते हैं। लेकिन अगर सोलेनॉइड दिया जाए तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड याद रखना अंदर। क्या इसमें डायमीटर आ रहा है? नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए नंबर डबल कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा 100 प्रेरक। नंबर डबल कर दें
तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ये सर्कल ही है, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस लिख लेना। सोलेनॉइड के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड does not depend on रेडियस ऑप्शन में दे सकते हैं या डायमीटर ऑप्शन में दे सकते हैं। भाई डायमीटर और रेडियस किस में आएंगे? सर्कल में। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या व व्यास पर निर्भर नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। जो L क्या है, अगर आपने नंबर डबल कर दिए तो आप क्या कहेंगे? L तो कितना हो जाएगा? L becomes 4 times। इंडक्टेंस, प्रेरकत्व, इसमें 2 लिखा करें हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरकत्व, और दोनों का यूनिट क्या देंगे? हेनरी। एक को L से लिखा, एक को M से लिखा। M प्रोपोर्शनल N1 N2, L प्रोपोर्शनल N²। ठीक है, तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।